Well, so today the topic is liability insurance. Liability insurance. Okay, try to understand. Liability is one product which is non-tariff. Liability का tariff नहीं है. So the product differs company to company. Point number one. Liability tariff product नहीं है तो रेट तो ऑब्वियसली वैसे भी कंपनी टू कंपनी डिफर करता ही है. एड ऑन कवर भी कंपनी टू कंपनी डिफर करेंगे. प्रोडक्ट्स मोस्टली लायबिलिटी एक्ट 1991 से गवर्न होता है. प्रोडक्ट फीचर्स डिफर कर सकते हैं कंपनी टू कंपनी. अब समझिए कि लायबिलिटी इंश्योरेंस है क्या. एनी क्वेश्चन ऑफ एनीबॉडी, एनी डाउट्स? नो. ओके, तो लायबिलिटी इंश्योरेंस है क्या? लेट अस सी. लायबिलिटी को आपको इसलिए समझना है कि दिस इज ए कंप्लीट सेगमेंट ऑफ जनरल इंश्योरेंस और नॉन लाइफ इंश्योरेंस. यू कैन सी नॉन लाइफ सेगमेंट में एक कंप्लीट लायबिलिटी सेगमेंट होता है जिसमें लायबिलिटी की बहुत सारी पॉलिसीज होती हैं. वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स आर देयर अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स. अब लायबिलिटी इंश्योरेंस है क्या? क्योंकि एक लीगल टर्म है, ये एक एक्ट से गवर्न होता है. यह लायबिलिटी प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट, पॉलिसी टू पॉलिसी डिफर करेगी. तो पहले इसको समझ लिया जाए कि लायबिलिटी के मीनिंग क्या है. हम इंश्योरेंस पार्लेंस में लायबिलिटी कहते हैं कि इट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वन पर्सन टुवार्ड्स अनदर इन द सोसाइटी. आप मेरे लिए रेस्पॉन्सिबल हैं, मैं आपके लिए रेस्पॉन्सिबल हूं, क्योंकि हम एक दूसरे के प्राइवेट राइट्स को इंटरफियर नहीं कर सकते. वो न्यूसेंस कहलाएगा. तो इट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वन पर्सन म्यूट करना होगा somebody. नहीं मिस्टर मनीष, हाँ अब मनीष हो गए. ओके, तो लायबिलिटी मीन्स रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वन पर्सन टुवार्ड्स अनदर इन द सोसाइटी. हम एक दूसरे के राइट्स को इन्फ्रिंज ना करें, दैट इज द लॉ. और अगर हम एक दूसरे के राइट्स को इन्फ्रिंज करते हैं तो वी आर रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट. यह रेस्पॉन्सिबिलिटी कैसे होती है? बाय वर्च्यू ऑफ लॉ और स्टैट्यूट. कानूनन राइट डिमांड रेस्पॉन्सिबिलिटीज टू. आपका अगर कोई राइट है मेरे अगेंस्ट या मेरा कोई आप राइट अगेंस्ट आपके अगेंस्ट, तो हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं. अवेयरनेस अबाउट राइट्स. एज दिस सोसाइटी प्रोग्रेस लिटिगेशन इंक्रीजेस. जैसे जैसे सोसाइटी प्रोग्रेस करती है लिटिगेशन इंक्रीज होता जाता है. क्यों प्रोग्रेस करने के साथ लिटिगेशन इंक्रीज क्यों होता है? क्योंकि अवेयरनेस बढ़ जाती है, अपने राइट्स की, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ की जानकारी बढ़ जाती है. आप मेरे राइट्स को अगर इन्फ्रिंज करेंगे तो मेरा ये लीगल राइट है कि मैं आपके खिलाफ एक्शन लूँ, क्योंकि यू आर लायबल. अब वो लायबिलिटी कैसे अराइज हुई कि आप मेरे पीस को डिस्टर्ब कर रहे हैं, या आप मेरे को फिजिकली हार्म कर रहे हैं, या आप मेरे को मेंटली टॉर्चर कर रहे हैं. दिस इज ऑल प्रोटेक्टेड बाई वर्च्यू ऑफ लॉ. लेकिन यही लायबिलिटी लीगल लायबिलिटी हो जाती है. कैसे हो जाती है? लीगल लायबिलिटी में और लायबिलिटी में क्या डिफरेंस रहा? लीगल लायबिलिटी का मतलब लीगल प्लस रेस्पॉन्सिबिलिटी. कैसे हुआ ये? द लीगल रेस्पॉन्सिबिलिटी टू पे फॉर द डैमेजेस रिजल्टेड.
यानी आपका कोई ऐसा एक्शन जिससे कि आप लीगली मेरे को कंपनसेशन पे करने के लिए लायबल हो गए, दैट इज कॉल्ड लीगल लायबिलिटी। अब वो कंपनसेशन किस एक्ट से कवर हो रहा है, कितना होगा, अमाउंट क्या होगा, कौन डिसाइड करेगा, दैट इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट थिंग। लेकिन एक लीगल रेस्पॉन्सिबिलिटी ये हो गई कि आपने मेरे किसी राइट को इन्फ्रिंज किया और ये आपकी लीगल लायबिलिटी हो गई कि रिजल्टेंटली आप मुझे उसके कंपनसेशन पे करें। तो लायबिलिटी इंश्योरेंस के जो कोर इंग्रेडिएंट होते हैं जिन पर कि लायबिलिटी इंश्योरेंस टिका है, वो देखिए। मिस्टेक, अगर मैं किसी भी थर्ड पर्सन को बाई मिस्टेक या बाई नेग्लिजेंस और बाई इनअप्रोप्रिएट एक्शन हार्म करता हूं, हार्म कैसे, लॉस बिकॉज ऑफ द मिस्टेक, किस तरीके का, बॉडीली इंजरी, प्रॉपर्टी डैमेज और फाइनेंशियल लॉस, ये मेरे किसी एक्शन से या किसी मिस्टेक से या किसी नेग्लिजेंस से किसी थर्ड पर्सन को कोई बॉडीली इंजरी होती है, कोई प्रॉपर्टी डैमेज होता है या कोई फाइनेंशियल लॉस होता है, तो मेरी लायबिलिटी होगी। ए थर्ड पार्टी क्लेम फॉर दैट लॉस विद इन द पॉलिसी पीरियड, वो थर्ड पर्सन विद इन पॉलिसी पीरियड मेरे से एक क्लेम कर सकता है उस लॉस के लिए, और ये क्योंकि लीगल लायबिलिटी है तो वो लॉस पेबल होगा। तो ये जो इंश्योरेंस पॉलिसी होती है लायबिलिटी की, इसमें हमेशा किसी भी थर्ड पार्टी के राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाता है, और अगर उसमें कोई न्यूसेंस से या कोई एक्शन से किसी भी तरीके का बॉडीली इंजरी हुई है या प्रॉपर्टी डैमेज हुआ है या फाइनेंशियल लॉस हुआ है, तो उसका कंपनसेशन पे किया जाता है। दिस इज लीगल लायबिलिटी। अब लायबिलिटी सेगमेंट में बहुत सारी पॉलिसीज होती है, क्योंकि ये अपने आप में बहुत बड़ा वर्टिकल है। इस वर्टिकल में नॉर्मली जो पॉलिसीज होती है वो दो तरीके की होती है। फर्स्ट, कैजुअलिटी लाइंस। कैजुअलिटी लाइंस का मायने है जिसमें कि किसी भी थर्ड पर्सन को बॉडीली इंजरी या प्रॉपर्टी डैमेज हो रहा हो। कैजुअलिटी लाइंस के मायने हैं किसी भी थर्ड पर्सन को या थर्ड पार्टी को बॉडीली इंजरी या प्रॉपर्टी डैमेज हो रहा हो। इस तरीके की पॉलिसीज कौन सी होती हैं? पब्लिक लायबिलिटी इंडस्ट्रियल, पब्लिक लायबिलिटी नॉन इंडस्ट्रियल, कॉमर्शियल जनरल लायबिलिटी, प्रोडक्ट लायबिलिटी। ये वो पॉलिसीज हैं जिनमें कि बॉडीली इंजरी और प्रॉपर्टी डैमेज को कवर किया जाता है। दिस इज पार्ट 1 ऑफ द लायबिलिटी सेक्शन। पार्ट 2 में कौन सी पॉलिसीज आती हैं? ये कहलाती है फाइनेंशियल लाइंस। फाइनेंशियल लाइंस में क्या होता है? किसी भी थर्ड पर्सन को अगर कोई फाइनेंशियल लॉस हुआ है, फाइनेंशियल लॉस वित्त का, पैसे का, तो वो लॉसेज इन पॉलिसीज में कवर होते हैं। ये पॉलिसीज कौन सी हो सकती हैं? प्रोफेशनल इंडेमनिटी फॉर डॉक्टर्स, प्रोफेशनल इंडेमनिटी फॉर हॉस्पिटल्स, डायरेक्टर्स एंड ऑफिसर्स लायबिलिटी, साइबर लायबिलिटी या साइबर क्राइम लायबिलिटी। इस तरीके की पॉलिसीज लायबिलिटी के फाइनेंशियल लाइन सेक्शन में आती हैं। तो ये दो क्लासिफिकेशन हो गए लायबिलिटी सेगमेंट के, पहला कैजुअलिटी लाइंस और दूसरा फाइनेंशियल लाइंस। और इन्हीं दो वर्टिकल्स में, दो क्लासिफिकेशंस में लायबिलिटी सेगमेंट की सारी पॉलिसीज इंक्लूड हो जाती हैं। अब लायबिलिटी के बेसिक्स समझिए, क्योंकि ये पॉलिसी और पॉलिसी से थोड़ी डिफरेंट होती है, हटकर होती है। इनका कंसेप्ट थोड़ा डिफरेंट होता है, और लायबिलिटी की हर पॉलिसी में जो कॉन्सेप्ट होगा वो AOA एंड AOY बेस्ड होगा। AOA के मायने हैं एनी वन एक्सीडेंट और AOY के मायने हैं एनी वन ईयर। तो जो लिमिट ऑफ लायबिलिटी होगी या लिमिट ऑफ इंडेमनिटी होगी या पॉलिसी का जो सम इंश्योर्ड होगा, वो इन्हीं दोनों पर बेस्ड होगा। ये AOA एंड AOY किसी भी लायबिलिटी पॉलिसी की लिमिट ऑफ लायबिलिटी हैं, लिमिट ऑफ इंडेमनिटी हैं या लिमिट ऑफ सम इंश्योर्ड है। इस पॉलिसी में इनकी लिमिट से ज़्यादा कंपनसेशन पेबल नहीं होता।
AOY एनी 1 ईयर और इन द एग्रीगेट और टोटल लिमिट होता है। तो AOY को, जो कि एनी 1 ईयर जिसका फुल फॉर्म है, हम इस पॉलिसी की मैक्सिमम लायबिलिटी ऑफ द इंश्योरर फॉर ऑल क्लेम्स अराइजिंग आउट ऑफ ऑल एक्सीडेंट्स ड्यूरिंग द पॉलिसी पीरियड भी कह सकते हैं। आई रिपीट माई सेंटेंस, एनी 1 ईयर जो लायबिलिटी है पॉलिसी के तहत इंश्योरेंस कंपनी की एक पॉलिसी पीरियड में उससे ज़्यादा की लायबिलिटी नहीं होगी। उतने अमाउंट तक के क्लेम इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। और एनी 1 एक्सीडेंट में किसी भी एक ऑकरेंस पर, किसी भी एक इंसिडेंट या एक्सीडेंट पर क्लेम लिमिट कितनी हो सकती है वो AOA डिफाइन करेगा। यानी AOA या एनी 1 एक्सीडेंट इज द मैक्सिमम लायबिलिटी ऑफ द इंश्योरर फॉर ऑल क्लेम्स अराइजिंग आउट ऑफ ए सिंगल एक्सीडेंट। एक इंसिडेंट से जो भी क्लेम हो उसमें जो लायबिलिटी होगी वो AOA की लिमिट होगी। अब ये जो लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट है, बस ये जो कंसेप्ट है कि AOA और AOY में ही पॉलिसी की लायबिलिटी लिमिट डिसाइड होंगी, तो इनके कुछ प्रोवलेंट रेशोज हैं जो कि इंश्योरर ऑफर करते हैं और इंश्योर्ड को ऑप्ट करना पड़ता है। यानी पॉलिसी में 4 ऑप्शंस दिए जाते हैं जिनमें से इंश्योर्ड चारों में से कोई सा भी ऑप्शन अपने लिए सेलेक्ट कर सकता है। ये ऑप्शन होते हैं 1 = 1, 1 = 2, 1 = 3 एंड 1 = 4। इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं होता। तो ये रेशो जो है, दीज रेशोज रिप्रेजेंट्स अमाउंट्स एंड नॉट नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ एक्सीडेंट। इन रेशो में जो कि 1 = 1 या 1 = 4 है, लिमिट ऑफ लायबिलिटी का अमाउंट शो किया जाता है, ना कि नंबर ऑफ इंसिडेंट। इंसिडेंट 10 हो सकती हैं या 1 हो सकती है, 1 भी ना हो, लेकिन कंपनी की मैक्सिमम लायबिलिटी कितनी होगी ये रेशो डिफाइन करेगा। ये 1 = 1 भी हो सकती है, 1 = 3 भी हो सकती है, 1 = 4 भी हो सकती है। तो ये जो प्रेवलेंट रेशोज हैं ये सारी कंपनी इसी तरीके से ऑफर करती हैं और ये कॉमन होते हैं। 1 = 1 से लेकर के 1 = 4 तक, इसके अलावा और कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता। और सारी की सारी लायबिलिटी इंश्योरेंस पॉलिसीज में इसी तरीके से ये प्रेवलेंट रेशोज में से कोई सा एक सेलेक्ट करना होता है एक लायबिलिटी पॉलिसी में। अब इसको थोड़ा और क्लैरिफाई करते हैं कि AOA और AOY का ये रेशो है क्या। जैसे किसी इंश्योर्ड ने सेलेक्ट किया AOA एंड AOY 1 = 2। 1 = 2 के मायने हैं कि एनी 1 एक्सीडेंट लिमिट सपोज उसने 50 लाख रुपए की ले ली। एक एक्सीडेंट में इंश्योरेंस कंपनी की लायबिलिटी 50 लाख से ज्यादा नहीं होगी। और एनी 1 ईयर की लिमिट उसने ले ली 1 करोड़ 100 लाख की, तब तो रेशो 1 = 2 हुआ ना। 1 is 50 lakhs, 2 is 100 lakhs। तो ये लायबिलिटी इस तरीके से डिसाइड हो गई। पूरे साल में इंश्योरेंस कंपनी उस पॉलिसी पर 1 करोड़ से ज़्यादा का क्लेम पे नहीं करेगी। किसी एक एक्सीडेंट से लॉस होने पर इंश्योरेंस कंपनी 50 लाख से ज़्यादा के क्लेम पे नहीं करेगी। अब सिचुएशन डिफाइन करते हैं कि मान लिया पहली सिचुएशन में 3 क्लेम होते हैं और तीनों क्लेम 30-30 लाख रुपए के होते हैं। AOA AOY का रेशो 1 = 2 है पॉलिसी में, जो इंश्योर ने सेलेक्ट किया हुआ है। मान लिया उसी पॉलिसी पीरियड में 30-30 लाख के 3 क्लेम आ जाते हैं, तो इंश्योरेंस कंपनी का स्टैंड क्या रहेगा? तीनों क्लेम पेबल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि कोई भी क्लेम 50 लाख से ज़्यादा का नहीं है, इसलिए एनी 1 एक्सीडेंट लिमिट के अंदर रहा। तीनों क्लेम कुल मिला करके 100 लाख से ज़्यादा के नहीं है, तो एनी 1 ईयर लिमिट के अंदर रहा। इट मीन्स ऑल क्लेम्स आर पेबल सब्जेक्ट टू पॉलिसी डिडक्टिबल्स।
सिचुएशन सेकंड, इसमें क्या है, 4 क्लेम्स ऑफ ₹30 lakhs। अगर 30 लाख के एक पॉलिसी पीरियड में 4 क्लेम आ जाते हैं तो इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी? इंश्योरेंस कंपनी का स्टैंड क्या रहेगा कि 3 क्लेम्स आर फुल्ली पेएबल, 30 लाख के तीनों पेएबल हो गए। अब सम इंश्योर्ड बचा केवल 10 लाख। फोर्थ इज पेएबल अंटिल AOA बाई एग्जॉस्ट, यानी चौथा क्लेम जो 30 लाख का है, AOY यानी 1 ईयर की जो लिमिट बची है उसमें से जितना बच गया है उतना पे हो जाएगा, बाकी उससे ऊपर नहीं होगा, क्योंकि पॉलिसी कभी भी अपने AOY लिमिट को एक्सीड नहीं करेगी। ये सिचुएशन सेकंड होगी। थर्ड सिचुएशन देखिए कि 1 क्लेम ऑफ INR 75 लाख, INR स्टैंड फॉर इंडियन नेशनल रुपीज, तो 1 क्लेम ऑफ ₹75 लाख, द क्लेम इज पेएबल ओनली टू द लिमिट ऑफ ₹50 लाख, क्योंकि एक एनी वन एक्सीडेंट की लिमिट कितनी है? 50 लाख। 50 लाख से ऊपर का अगर कोई एक क्लेम है तो उसमें मैक्सिमम 50 लाख की पेएबल होंगी, चाहे क्लेम 60 का है, 75 का है, 90 का है, कितने का भी हो। एक क्लेम की लिमिट 50 लाख से ज़्यादा नहीं होगी, बिकॉज द AOY सेलेक्टेड इज 1 = 2। तो यहाँ क्या हुआ? द क्लेम इज पेएबल ओनली टू द लिमिट ऑफ ₹50 लाख सब्जेक्ट टू पॉलिसी डिडक्टिबिलिटी। इस एग्जाम्पल से ये तीनों चीज़ें क्लियर हो गई कि पहली सिचुएशन में अगर 30 लाख के 3 क्लेम आ जाते हैं तो क्योंकि वो ना तो AOA लिमिट के एक्सीड कर रहे हैं ना AOY लिमिट एक्सीड कर रहे हैं, इसलिए तीनों पेएबल हो जाएंगे। दूसरी सिचुएशन में अगर 30 लाख के 4 क्लेम आ जाते हैं तो वो AOY लिमिट को एक्सीड कर रहे हैं, जो कि 100 लाख की है, और 30 लाख के 4 क्लेम 120 यानी 1 करोड़ 20 लाख के हो गए। तो यहाँ केवल 1 करोड़ रुपए यानी 100 लाख तक ही पेएबल होगा। तीसरी सिचुएशन में एक ही क्लेम एनी वन एक्सीडेंट की लिमिट को एक्सीड कर रहा है, क्योंकि एनी वन एक्सीडेंट की लिमिट 50 लाख की है, तो क्लेम तो पेएबल होगा, लेकिन 50 लाख रुपीज तक ही पेएबल होगा। एग्जाम्पल सर वेरी क्लियर? कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं अभी भी आप। ओके, फिर आते हैं बेसिक ऑफ लायबिलिटी इंश्योरेंस एंड कॉन्सेप्ट का डिडक्टिबल पार्ट पर। अब ये जो डिडक्टिबल्स हैं या पॉलिसी के कंपलसरी एक्सेस हैं, ये पॉलिसी में डिफाइंड होते हैं, लिखे हुए होते हैं, कंपनी टू कंपनी अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन ये डिफाइंड होते हैं। पॉलिसी में जितना लिखा है उतना ही पॉलिसी के क्लेम में से कटेगा। जैसे क्लेम अमाउंट है 50 लाख का, डिडक्टेबल है 10 लाख का, तो टोटल पेएबल अमाउंट हो गया 40 लाख रुपए। ये पॉलिसी डिडक्टेबल हो गया, लेकिन ये क्लेम कितने का था? 50 लाख का। दूसरी चीज है टेरिटरी। लायबिलिटी इंश्योरेंस में टेरिटरी बहुत इंपॉर्टेंट है। टेरिटरी के मायने हैं ज्योग्राफिकल रीजन विद इन विच द क्लेम इंसिडेंट मस्ट अकर। ज्योग्राफिकल रीजन क्या हो सकता है? नॉर्मली इंडियन टेरिटरी होती है, यानी टेरिटरी ऑफ इंडिया, उसको ज्योग्राफिकल रीजन बोला जाता है। तो ये ज्योग्राफिकल रीजन हो गया। अगर वर्ल्ड वाइड कवरेज दे रखा है तो वो वर्ल्ड वाइड ज्योग्राफिकल रीजन हो गया। नॉर्मली पॉलिसियों में टेरिटरी इंडियन टेरिटरी ही होती है। देन कम्स ज्यूरिसडिक्शन। ज्यूरिसडिक्शन के मायने हैं ज्योग्राफिकल रीजन वेयर ए क्लेम कैन बी फाइल्ड इन द कोर्ट। आपने पॉलिसी में देखा होगा कि द राइट टू फाइल द लिटिगेशन इज इंडिया या इज ए पर्टिकुलर प्लेस और इट इज वर्ल्ड वाइड। तो ज्योग्राफिकल रीजन के मायने हैं कि जहां पर लिटिगेशन फाइल किया जा सके, कोर्ट केस फाइल किया जा सके, वो ज्योग्राफिकल रीजन हो गया। अब इसमें ऑप्शन होते हैं, पॉलिसी टू पॉलिसी, कंपनी टू कंपनी। ये टेरिटरी और ज्यूरिसडिक्शन दोनों के लिए। अगर टेरिटरी इंडिया दी हुई है तो इंडियन टेरिटरी में इंडियन ज्यूरिसडिक्शन रहेगा। वर्ल्ड वाइड दिया हुआ है
तो वर्ल्ड वाइड टेरिटरी में वर्ल्ड वाइड ज्यूरिडिक्शन रहेगा। वर्ल्ड वाइड कवरेज एसजीआई में प्रेफर नहीं किया जाता, नॉट प्रेफरेबल बाई एसजीआई, तो नॉर्मली नहीं देते हैं। एक और थर्ड ऑप्शन है वर्ल्ड वाइड एक्सक्लूडिंग यूएसए एंड कनाडा। कवरेज तो वर्ल्ड वाइड दे रहे हैं, लेकिन उसमें यूएसए और कनाडा की लायबिलिटी शामिल नहीं होगी। ये 3 ऑप्शन दिए जाते हैं। तीनों में से इंश्योरेंस कंपनी कौन सा दे रही है, कौन सा ऑफर कर रही है, उसी के साथ प्रीमियम चार्ज किया जाता है। तो नॉर्मली टेरिटरी, ज्यूरिडिक्शन, ये दोनों ऑप्शन पर होते हैं, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी की पॉलिसी में अगर हार्ड एंड डिफाइंड है या हार्ड एंड फास्ट है तो पॉलिसी के हिसाब से ही रहेगा, फिर वहाँ कोई ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं होगा। इसको और थोड़ा सा एग्जाम्पल से क्लियर करता हूँ कि बेसिक ऑफ लायबिलिटी इंश्योरेंस एंड कंसेप्ट में ही टेरिटरी और ज्यूरिडिक्शन कैसे अप्लाई होंगे। देखिए कि अगर कोई टूरिस्ट इंडिया आता है और कोई क्लेम इंसिडेंट हो जाती है, later he goes back to USA and files a claim against the insured in USA। मैंने कोई पॉलिसी ले रखी है लायबिलिटी की, मेरे से कोई, मेरे किसी एक्ट से उसको, टूरिस्ट को जो यूएसए से आया है, कोई बॉडीली इंजरी हो जाती है या कोई प्रॉपर्टी डैमेज हो जाता है, तो वो इंडिया में तो कुछ भी नहीं करता है क्योंकि वो यहाँ टूरिस्ट है। यूएसए जब वापस जाता है तो मेरे खिलाफ केस फाइल करने की सोचता है। अब वो केस कैसे डिसाइड होगा? देखिए, मेरी पॉलिसी में अगर मेरी टेरिटरी सिर्फ इंडिया है और ज्यूरिडिक्शन सिर्फ इंडिया है, तो मेरी पॉलिसी उस क्लेम को पे नहीं करेगी, चाहे वो मेरे खिलाफ यूएसए में केस फाइल करे या इंडिया में फाइल करे। इंडिया तक तो पेबल है, इंडिया की टेरिटरी भी करेगा, इंडियन ज्यूरिडिक्शन में करेगा, तब तक तो पेबल है, लेकिन वो यूएसए की कोर्ट में फाइल करता है तो मेरे खिलाफ कोई भी लायबिलिटी नहीं आएगी, मेरी पॉलिसी पे नहीं करेगी, क्योंकि मेरी पॉलिसी ने सिर्फ इंडियन टेरिटरी दी है, इंडियन ज्यूरिडिक्शन दिया है। लेकिन अगर मेरी पॉलिसी में वर्ल्ड वाइड टेरिटरी दी हुई है, वर्ल्ड वाइड ज्यूरिडिक्शन दिया हुआ है, तो वो टूरिस्ट यूएसए में भी मेरे खिलाफ केस फाइल करता है तो भी मेरी पॉलिसी कंपनसेशन पे करेगी, क्योंकि कवरेज वर्ल्ड वाइड है। थर्ड सिचुएशन है कि मेरी टेरिटरी तो इंडिया है, लेकिन मेरे इंश्योरर ने वर्ल्ड वाइड ज्यूरिडिक्शन पे अलाउ किया हुआ है। इसका मायने वो मेरे खिलाफ यूएसए में भी केस फाइल कर सकता है और मेरी कंपनी वहां भी कंपनसेशन पे करेगी। फोर्थ सिचुएशन ये है कि मेरी टेरिटरी तो इंडिया दी हुई है, लेकिन कवरेज में वर्ल्ड वाइड दिया हुआ है एक्सक्लूडिंग यूएसए एंड कनाडा, यानी यूएसए और कनाडा की कोर्ट मेरे खिलाफ कोई ऑर्डर कर देती है तो कुछ भी पेबल नहीं होगा। तो यहां क्योंकि उसने मेरे खिलाफ यूएसए में केस फाइल किया है तो मेरी पॉलिसी कुछ भी पे नहीं करेगी। तो ये 4 अलग अलग सीनरियो ये डिफाइन करते हैं कि पॉलिसी में अगर टेरिटरी इंडिया दी हुई है तो लायबिलिटी भी इंडियन टेरिटरी की ही रहेगी, लेकिन ज्यूरिडिक्शन इंडिया का दिया हुआ है तो बाहर मेरे खिलाफ कोई लायबिलिटी नहीं आएगी। ज्यूरिडिक्शन वर्ल्ड वाइड दिया हुआ है तो मेरे खिलाफ लायबिलिटी बाहर भी आ सकती है। ज्यूरिडिक्शन वर्ल्ड वाइड दिया हुआ है यूएसए कनाडा, तो यूएसए और कनाडा को छोड़कर कहीं भी वर्ल्ड वाइड लायबिलिटी मेरे पास आ सकती है। ये एग्जाम्पल क्लियर करता है। और लायबिलिटी में क्या चीज इंपॉर्टेंट होती है? 3 पीरियड्स होते हैं बड़े इंपॉर्टेंट। पहला सिंपल इंश्योरेंस पीरियड, यानी जिस पीरियड की पॉलिसी इश्यू की गई है, जो कि नॉर्मली 12 महीने होते हैं, 1 साल के लिए इश्यू की जाती है, जैसे 1 जनवरी 2024 टू 31 दिसंबर 2024। पीरियड फ्रॉम पॉलिसी इंसेप्शन डेट ऑफ द फर्स्ट पॉलिसी टू पॉलिसी एक्सपायरी डेट ऑफ द करंट पॉलिसी, प्रोवाइडेड द कवरेज इज अनइंटरप्टेड, यानी कि पॉलिसी कंटिन्यूएशन में चल रही है। तो ये हुआ इंश्योरेंस पीरियड। एक इंश्योरेंस पीरियड है, एक पॉलिसी पीरियड है, एक रेट्रोएक्टिव पीरियड है।
इंश्योरेंस पीरियड में कितनी भी पॉलिसी कंटिन्यूएशन में चलती जाएंगी वो सारा शामिल होता जाएगा, एक्यूमुलेट होता जाएगा। पॉलिसी पीरियड में सिर्फ जिस पीरियड की पॉलिसी चुकी गई है वही पॉलिसी पीरियड रहेगा। और रेट्रोएक्टिव डेट में जिस डेट से फर्स्ट पॉलिसी ली थी उस डेट से आज तक की सारी लायबिलिटी कवर है। द डेट एट विच द इंश्योर्ड टुक द पॉलिसी फॉर द फर्स्ट टाइम and has been continuously covered. इंटरप्शन नहीं होना चाहिए, ब्रेक नहीं होना चाहिए, कंटिन्यू होनी चाहिए पॉलिसी बस। दिस इज ऑल्सो द बिगिनिंग डेट ऑफ द इंश्योरेंस पीरियड इन क्लेम मेड पॉलिसी, यानी रेट्रोएक्टिव डेट पर बहुत सारे क्लेम आते हैं लायबिलिटी में। वो इसलिए आते हैं कि पॉलिसी कंटिन्यूएशन में चल रही है। आज के डेट में अगर किसी एक्शन से किसी को प्रॉपर्टी डैमेज हुआ है या बॉडीली इंजरी हुई है या हार्म हुआ है, अगर वो चीज़ इन्वेस्टिगेट नहीं हो पाती है तो जिस डेट को भी वो क्लेम फाइल करेगा, चाहे वो पॉलिसी एक्सपायर हो चुकी हो, तो भी लायबिलिटी कंटिन्यू रहेगी, क्योंकि वो रेट्रोएक्टिव डेट कंटिन्यू चली आ रही है इंश्योरेंस पीरियड में। तो ये 3 अलग अलग पीरियड है या 2 ही पीरियड में करें, पॉलिसी पीरियड और इंश्योरिंग पीरियड, लेकिन वो रेट्रोएक्टिव इंश्योरिंग पीरियड को कवर करता है। और इसका एग्जांपल देके मैं आपको क्लियर कर दूंगा जिससे आपका डाउट ना रहे। और एक और इसमें एक चीज आती है, एक्सटेंडेड रिपोर्टिंग पीरियड और डिस्कवरी पीरियड। ये एक्सटेंडेड रिपोर्टिंग पीरियड और डिस्कवरी पीरियड पॉलिसी पीरियड के अलावा हो सकता है। In case the cover is discontinued, पॉलिसी खत्म हो गई है, the insured can report claim arising from acts committed within the policy period, तो भी इंश्योर्ड क्लेम फाइल कर सकता है बशर्ते कि उसका लॉस पॉलिसी पीरियड में हुआ हो। तो विद इन द एक्सटेंडेड रिपोर्टिंग पीरियड, अब वो एक्सटेंडेड रिपोर्टिंग पीरियड क्या होगा, एग्जाम्पल से समझिए। जैसे कंपनी ABC लिमिटेड ये पॉलिसी लायबिलिटी पॉलिसी ले रही है 1 जनवरी 2010 से, लगातार पॉलिसी लिए जा रही है। इन्होंने एक्सटेंडेड रिपोर्टिंग पीरियड भी ले रखा है 30 डेज। उसकी पॉलिसी मान लिया दिसंबर 31, 2010 को एक्सपायर हो गई। उसके बाद उसने पॉलिसी नहीं ली, लेकिन उसी पॉलिसी में उसने 15 जनवरी 2011 को एक क्लेम फाइल कर लिया, जबकि पॉलिसी 31 दिसंबर को ही एक्सपायर हो गई। तो ये क्लेम भी पेबल होगा क्योंकि ये एक्सटेंडेड 30 डेज के पीरियड में फाइल किया गया है। तो ये एक्सटेंडेड रिपोर्टिंग पीरियड डिफाइंड होता है, जैसे 30 दिन का है। So since the policy has a 30 days extended reporting period, the claim is payable. इसके मायने है कि इंश्योरेंस कंपनी की लायबिलिटी एक्सटेंडेड रिपोर्टिंग पीरियड में भी कवर रहेगी, वो जितने डेज का भी हो। और इसको थोड़ा सा डिफाइन करता हूं मैं। इंश्योरेंस पीरियड एक बहुत बड़ा बर्डन है लायबिलिटी में। इसमें रेट्रो पीरियड भी शामिल होता है, पॉलिसी पीरियड भी शामिल होता है, डिस्कवरी पीरियड भी शामिल होता है। तो ये इंश्योरेंस पीरियड कंटिन्यूएशन में चलाता है विदाउट एनी इंटरप्शन। अब इसको 2 तरीके के नॉर्मली क्लेम्स आते हैं। पहला है क्लेम मेड एंड रिपोर्टेड। क्लेम मेड एंड रिपोर्टेड, इसका एग्जांपल से समझिए। क्लेम मेड पॉलिसी है, यानी पॉलिसी इस बेसिस पे इश्यू की गई है क्लेम मेड, जिसके मायने है कि लॉस अकरिंग ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इंश्योरेंस बट क्लेम बीइंग फर्स्ट मेड ड्यूरिंग पॉलिसी पीरियड आर कवर्ड। लॉस अकरिंग ड्यूरिंग पीरियड ऑफ इंश्योरेंस, पीरियड ऑफ इंश्योरेंस जब फर्स्ट डेट से जो चला रहा है उसमें कहीं ना कहीं किसी भी डेट पे लॉस हो गया, बट क्लेम मेड बीइंग फर्स्ट मेड ड्यूरिंग पॉलिसी पीरियड आर कवर्ड। कैसे इसकी इसको एग्जाम्पल से समझिए कि लॉस हो गया
मई 2009 में मे 5। अब ये लॉस 10 मई 2010 को रिपोर्ट किया गया। मई 5, 2009 का लॉस मई 10, 2010 यानी अगले साल में रिपोर्ट किया गया। रेट्रोएक्टिव डेट चली आ रही है जनवरी 1, 2009 से, यानी पहली पॉलिसी इन्होंने ली थी जनवरी 1, 2009 से। पॉलिसी की रिन्यूअल डेट थी जनवरी 1, 2010। इन्होंने रिन्यू करा ली कंटिन्यूएशन में। अब ये जो 2010 में रिन्यू कराई है दिसंबर 31, 2010 में एक्सपायर होगी, तो पॉलिसी कंटिन्यूएशन में चली आ रही है। 5 मई 2009 को जो लॉस हुआ है उसको ये 10 मई 2010 को भी फाइल कर रहे हैं, तो भी वो क्लेम पेबल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये पीरियड कंटिन्यू चलता जा रहा है। पॉलिसी रिन्यूअल 10 में हो चुका है, जो कि दिसंबर 31, 2010 तक रहेगा। तो ये पॉलिसी पीरियड में क्लेम आ गया, जिसको कि क्लेम मेड बेसिस पर हम कहेंगे। तो पॉलिसी पीरियड तो यहाँ सिर्फ ये 1 साल का ही है, लेकिन एक पीरियड ऑफ इंश्योरेंस ये पूरा हो गया जिस डेट से इन्होंने फर्स्ट पॉलिसी ली है। फर्स्ट पॉलिसी भी शामिल हो गई इसमें, सेकेंड पॉलिसी भी शामिल हो गई इसमें। इस पूरे पीरियड को तो कहेंगे पीरियड ऑफ इंश्योरेंस। और पीरियड ऑफ पॉलिसी पीरियड कहेंगे सिर्फ ये 12 महीने, जनवरी 1, 2010 टू दिसंबर 31, 2010। तो 2 अलग अलग पीरियड हो गए, पॉलिसी पीरियड एंड पीरियड ऑफ इंश्योरेंस। ये क्लेम मेड बेसिस पर एक क्लेम फाइल किया गया। दूसरा सिस्टम होता है इसमें ऑकरेंस बेस्ड। ऑकरेंस बेस्ड का डिफरेंस ये है कि लॉस अकरिंग ड्यूरिंग पॉलिसी पीरियड। पॉलिसी पीरियड में लॉस हो, क्लेम्स रिपोर्टेड विद इन द पॉलिसी पीरियड। पॉलिसी पीरियड में क्लेम भी रिपोर्ट किया जाए या उसके बाद में किया जाए। एनी टाइम इन फ्यूचर आर कवर्ड। आगे की भी किसी भी डेट में किया जाए तो भी कवर्ड रहेगा, बशर्ते कि पॉलिसी रिन्यू होती जाए कंटिन्यूसली। एग्जाम्पल से समझ लीजिए, क्योंकि यहां हम पॉलिसी पीरियड डिफाइन कर रहे हैं। सिर्फ पॉलिसी हमने लिया है लॉस अकाउंट ऑन May 5, 2010। क्लेम रिपोर्ट किया है हमने May 10, 2011। हमारी पॉलिसी स्टार्ट हुई है जनवरी 1, 2010 से और दिसंबर 31 को ये एक्सपायर हो जाएगी। तो पॉलिसी पीरियड में लॉस हो चुका है May 5 को, लेकिन हमने पॉलिसी पीरियड में रिपोर्ट नहीं किया है। हमारा पॉलिसी पीरियड खत्म हो गया, पॉलिसी हमने रिन्यू करा ली और अगले रिन्यूअल में हमने क्लेम रिपोर्ट किया, जो कि May 10, 2011 को किया है। तो अगले रिन्यूअल में आया। अब क्योंकि लायबिलिटी पॉलिसी पीरियड में ही कवर्ड थी, तो हम इसे अगले रिन्यूअल में भी फाइल करते हैं तो भी इंश्योरेंस कंपनी उसको पे करेगी। इसको बोलते हैं ऑकरेंस बेस्ड पॉलिसी। लॉस अकरिंग ड्यूरिंग द पॉलिसी पीरियड बट क्लेम कैन बी रिपोर्टेड इन एनी फ्यूचर डेट प्रोवाइडेड द पॉलिसी कंटिन्यूज। तो ये 2 तरीके के क्लेम मेड और ऑकरेंस मेड बेसिस इसमें होते हैं क्लेम सेटलमेंट के लिए, जो कि पॉलिसी पीरियड और इंश्योरेंस पीरियड पर डिपेंड करते हैं। अब अवेलेबल लायबिलिटी प्रोडक्ट्स विद SGI। हमारे पास लायबिलिटी की कौन कौन सी पॉलिसीज हैं मैं आपको बता देता हूं। प्रोफेशनल इंडेमनिटी इंश्योरेंस फॉर डॉक्टर्स है, एरर एंड ओमिशन फॉर मेडिकल एस्टेब्लिशमेंट है, प्रोफेशनल इंडेमनिटी इंश्योरेंस फॉर इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट, इंटीरियर डेकोरेटर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, फाइनेंशियल अकाउंटेंट्स, मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स, लॉयर्स, एडवोकेट्स, सॉलिसिटर्स एंड काउंसल्स, इनके लिए प्रोफेशनल इंडेमनिटी पॉलिसी है। इसके अलावा पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट ओनली है,
पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस इंडस्ट्रियल है, पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस नॉन इंडस्ट्रियल है, प्रोडक्ट लायबिलिटी इंश्योरेंस है, कमर्शियल जनरल लायबिलिटी इंश्योरेंस है, एम्प्लॉय लायबिलिटी इंश्योरेंस और वर्कमैन कंपनसेशन है। ये आगे आप एफ और सी देख रहे हैं, इसका मतलब होता है ये फाइनेंशियल लाइन की पॉलिसी है, और जिसके आगे सी लिखा है वो कैजुअलिटी लाइन्स की पॉलिसी है। फाइनेंशियल लाइन्स की पॉलिसी में हमें केवल फाइनेंशियल कंपनसेशन देना होता है उस चीज के लिए जो कि उस प्रोफेशनल की नेग्लिजेंस से हुआ है। कैजुअलिटी लाइन स्कीम में बॉडीली इंजरी या बॉडीली हार्म का या प्रॉपर्टी डैमेज का भी कंपनसेशन देना होता है उस एक्शन से जो कि थर्ड पार्टी को हुआ है। इनके अलावा एक और लायबिलिटी पॉलिसी है जिसको हम बोलते हैं कैरियर लीगल लायबिलिटी, जो इन सबसे अलग हटके होती है, जो ट्रांसपोर्टर्स, लॉजिस्टिक फर्म्स या कैरियर्स के लिए होती है। तो ये हमारा लायबिलिटी सेगमेंट है जिसमें कि कितनी सारी पॉलिसीज शामिल हैं। अब इनमें एप्लीकेबिलिटी देखिए पॉलिसीज की, कि मान लिया प्रोडक्ट डिफेक्ट है, किसी कंपनी का कोई प्रोडक्ट डिफेक्ट है, उसकी वजह से कोई बॉडीली इंजरी या प्रॉपर्टी डैमेज या फाइनेंशियल लॉस होता है, जैसे एक्सीडेंट ड्यू टू ए फॉल्टी टायर किलिंग द ड्राइवर, फॉर एग्जाम्पल टायर डिफेक्टिव है, उसकी वजह से ड्राइवर की डेथ हो गई, तो ये कौन सी पॉलिसी में लायबिलिटी कवर होगी? इसके लिए प्रोडक्ट लायबिलिटी। दूसरा है सीजीएल। सीजीएल का मतलब है कॉमर्शियल जनरल लायबिलिटी। इस सीजीएल में पब्लिक लायबिलिटी भी शामिल होती है और प्रोडक्ट लायबिलिटी भी शामिल होती है। दूसरा एग्जांपल समझिए, गेस्ट स्लिप्स ऑन बेड फ्लोर इन होटल एंड ब्रेक हिज लेग। होटल में फर्श गीला था, सफाई कर्मचारी ने पोंछा लगाया, गेस्ट आया, उसका पैर स्लिप हो गया, उसकी टांग टूट गई। ये कौन सी लायबिलिटी में कवर होगा? पॉलिसी है पब्लिक लायबिलिटी, नॉन इंडस्ट्रियल और सीजीएल। सीजीएल इसलिए कि सीजीएल में कॉमर्शियल जनरल लायबिलिटी में पब्लिक लायबिलिटी भी शामिल होती है और प्रोडक्ट लायबिलिटी भी शामिल होती है। तीसरा है डिजाइन डिफेक्ट कंस्ट्रक्शन। ये कैसे हो सकता है? बिल्डिंग स्ट्रक्चर कोलैप्स। मान लिया कोई बिल्डर या कॉन्ट्रैक्टर कोई बिल्डिंग बना रहा है, उसका स्ट्रक्चर कोलैप्स हो गया, उससे कोई थर्ड पार्टी लायबिलिटी आई, तो ये लायबिलिटी कौन सी पॉलिसी में कवर होगी? आंसर है प्रोफेशनल इंडेमनिटी फॉर इंजीनियर्स, that is reconstruction and other financial losses only। चाहे वो डिजाइन डिफेक्ट की वजह से हुआ, लेकिन क्योंकि थर्ड पार्टी को कोई भी बॉडी इंजरी हुई है, प्रॉपर्टी डैमेज हुआ है, तो इस तरीके की लायबिलिटी प्रोफेशनल इंडेमनिटी फॉर इंजीनियर्स में पेबल। नेक्स्ट इज लीकेज ऑफ पॉइजनस गैस हजार्डस गुड्स। अगर ऐसी कोई इंसिडेंट होती है और उसकी वजह से डेथ ऑफ पीपल इन सराउंडिंग्स हो जाता है, लोगों की डेथ हो जाती है, तो ये लायबिलिटी किसमें कवर होगी? ये होगी पीएलआई, पब्लिक लायबिलिटी एक्ट में। ये पब्लिक लायबिलिटी सीजीएल यानी कमर्शियल जनरल लायबिलिटी में भी शामिल है, इसलिए उसमें भी कवर हो जाएगी। एक और रिजल्ट देखिए, रॉन्ग ट्रीटमेंट बाय डॉक्टर। डॉक्टर ने गलत इलाज कर दिया और गलत इलाज करने से पेशेंट की डेथ हो गई। गलत इलाज करने से पेशेंट की डेथ हो गई।
प्रॉब्लम लीवर में थी, ट्रीटमेंट हार्ट का कर दिया, पेशेंट की डेथ हो गई। ये किस में कवर होगी लायबिलिटी? इसके लिए एप्लीकेबल पॉलिसी है प्रोफेशनल इंडेमनिटी फॉर डॉक्टर्स, या प्रोफेशनल इंडेमनिटी फॉर हॉस्पिटल भी हो सकती है इफ क्लेम अगेंस्ट हॉस्पिटल अंडर मेडिकल एस्टेब्लिशमेंट होता है, क्योंकि हॉस्पिटल के लिए भी पॉलिसी दी जाती है। तो जिस तरीके के जिस नेचर का लॉस होगा, जिस ऑपरेशन से होगा, उसकी रिस्क उसी रिलेटेड प्रोडक्ट में कवर होगी। लायबिलिटी सेक्शन में दो तरीके की पॉलिसी होती हैं, कैजुअलिटी लाइंस और फाइनेंशियल लाइंस। कैजुअलिटी लाइंस में जिनको बॉडीली इंजरी हुई हो, डेथ हुई हो, प्रॉपर्टी डैमेज हुआ हो, वो पॉलिसी आती है। फाइनेंशियल लाइंस में जिनकी वजह से फाइनेंशियल लॉस पे करना पड़ता है, वो पॉलिसी आती है। तो जो एक्ट है जिससे कि ऑपरेशन से लॉस हो रहा है, चाहे वो फाइनेंशियल लॉस हो या बॉडीली लॉस हो, कैजुअलिटी हो, इंजरी हो या डेथ हो, उसका कंपनसेशन उस रिलेटेड पॉलिसी में ही मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, हमारे लॉस तो हुआ है गैस स्लिप्स ऑन वेट फ्लोर ऑन होटल एंड ब्रेकेज लैग, होटल में लॉस तो ये हुआ है और उसने पॉलिसी ले रखी है प्रोफेशनल इंडेमनिटी, तो उसमें तो क्लेम पेबल हो गई क्योंकि उसकी रेलेवेंस ही नहीं। ये लायबिलिटी केवल पब्लिक लायबिलिटी में या सीजीएल में ही कवर होगी। पब्लिक लायबिलिटी का एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल समझिए। एक बहुत फेमस केस है, आप लोगों ने सुना हुआ होगा, जिसको बोलते हैं हम भोपाल गैस ट्रेजरी। भोपाल गैस ट्रेजरी 2 दिसंबर की नाइट को हुई थी 1984 में। करीब 40 साल पुराना केस है, देख लीजिए आप। 2 दिसंबर की नाइट को 1984 में हुई थी। क्या हुआ था उसमें? एक कंपनी थी यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड, ये पेस्टिसाइड प्लांट था भोपाल में, भोपाल मध्य प्रदेश में। ये आज तक इंडिया की वर्स्ट इंडस्ट्रियल डिजास्टर कहलाता है, वर्ल्ड का, नॉट ओनली इंडिया, वर्ल्ड का। क्योंकि इसमें 5 लाख से ज्यादा लोग मिथाइल आइसोसाइनेट गैस के शिकार हो गए थे। ये एक हाईली टॉक्सिक सब्सटेंस है जिसकी वजह से डेथ भी हुई थी खूब, और लोग शिकार हो गए थे, जिसकी वजह से आज भी वहां विकलांग बच्चे पैदा हो रहे हैं। तो उससे पहले इंडिया में पब्लिक लायबिलिटी एक्ट नहीं था, क्योंकि ये 84 की बात है। 1991 में पब्लिक लायबिलिटी एक्ट बनाया गया, that provide immediate relief to the persons affected by accidents occurring while handling the hazardous substance and for matters connected therewith or incidental thereto। उसके बाद इस एक्ट के तहत ऐसी कोई भी इंसिडेंट हो जाती है तो उसमें कंपनसेशन पे किया जाता है। ये एक्ट लायबिलिटी डिफाइंड है। पब्लिक लायबिलिटी एक्ट किसको चाहिए? पब्लिक लायबिलिटी पॉलिसी ऑल दोज एंटिटीज हु आर डीलिंग इन मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेसिंग, ट्रीटमेंट, पैकेजिंग, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हजार्डस मटेरियल कैन बी अप्रोच फॉर PLI एक्ट पॉलिसी। इनके लिए लेना कंपलसरी हो जाता है, क्योंकि ये ऐसे आइटम्स हैं जिनमें कि किसी भी तरीके की ऑपरेशन से किसी थर्ड पर्सन को बॉडी इंजरी या प्रॉपर्टी डैमेज हो सकती है।
पॉलिसी नहीं होगी तो बहुत बड़ा अमाउंट इंश्योर्ड को अपनी पॉकेट से बियर करना पड़ेगा। अब ये पीएलआई पॉलिसी है, इसमें लिमिट ऑफ लायबिलिटी और लिमिट ऑफ पॉलिसी का रेशो डिसाइड करना पड़ेगा, जो कि एओ और एओवाई में होगा। लेकिन नॉर्मली वेयर एओए मिनिमम हैज टू बी इक्वल टू द पेड अप कैपिटल एंड मैक्सिमम कैन बी ₹50 लाख, 50 करोड़ सॉरी। या तो पेड अप कैपिटल के बराबर हो या मैक्सिमम 50 करोड़ हो, रेस्पेक्टिव ऑफ द पेड अप कैपिटल। तो अपर लिमिट जो होगी एओ एंड एओवाई की, वो 50 करोड़ इज इक्वल टू 150 करोड़, यानी 1 इज इक्वल टू 3 के रेशियो में होगी। All premises will be covered, transportation covered, deductibles will be nil, और ट्रिगर कब होगी है कि occurrence but no application for relief shall be entertained unless it is made within 5 years। अगर पब्लिक लाइबिलिटी पॉलिसी ली गई है तो उसमें जो भी क्लेम हुआ है उसको विदिन 5 years फाइल कर देना है। 5 साल के बाद एंटरटेन नहीं होगा, 5 साल तक किया जा सकता है। ये पॉलिसी लिमिटर्स में एओ एओवाई की 1 इज इक्वल टू 3 रहेगी, ये डिफाइंड है, जो कि इर्रेस्पेक्टिव ऑफ पेड अप कैपिटल होगी, यानी 50 करोड़ से 150 करोड़ तक की रहेगी। ये प्रीमियम जो होगा इसका, ये दिस इज बेस्ड ऑन टर्नओवर, पेड अप कैपिटल, लिमिट ऑफ इंडेमनिटी एंड ग्रुप ऑफ सब्सटेंसेस। इसमें एक चीज और भी होगी कि जो ईआरएफ है, एनवायरमेंट रिलीफ फंड, वो इस प्रीमियम के बराबर रहेगा। ये भी इसमें नॉर्मली चार्ज किया जाता है। पब्लिक लाइबिलिटी एक्ट की कंपनसेशन लिमिट डिसाइड है एज पर एक्ट। अगर कोई डेथ हो जाती है तो कानूनन रूप से 25,000 रुपये पर पर्सन उसको कंपनसेशन देना होता है। मेडिकल एक्सपेंसेस 12,500 रुपये होते हैं। इंजरी के केस में परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी पर पर्सन मेडिकल एक्सपेंसेस 12,500 रुपये होते हैं। टोटल परमानेंट डिसेबिलिटी के केस में 25,000 ही होते हैं। For loss of wages due to temporary partial disability which reduces the earning capacity of the victim, ये होती है 1,000 rupees per month up to a maximum of 3 months only, provided the victim has been hospitalized for a period of exceeding 3 days। और प्रॉपर्टी डैमेज के केस में सिर्फ 6,000 रुपये होंगे। ये तो पब्लिक लाइबिलिटी एक्ट की लाइबिलिटी हो गई। अगर ये नॉन इंडस्ट्रियल को दी जाती है, जहां पर कोई आउटपुट नहीं होता हो, टर्नओवर नहीं होता हो, तो उनके लिए भी ये पॉलिसी है। इसमें केवल थर्ड पार्टी बॉडीली इंजरी कवर होगी, थर्ड पार्टी प्रॉपर्टी डैमेज कवर होगा और सिर्फ डिफेंस कॉस्ट कवर होगी। ना तो प्रोडक्ट की लाइबिलिटी कवर होगी, ना पोल्यूशन की लाइबिलिटी कवर होगी, ना एक्ट ऑफ गॉड पेरिल कवर होंगे। ये मेजर एक्सक्लूजन्स रहेंगे पॉलिसी। ये होगी नॉन इंडस्ट्रियल। तो नॉन इंडस्ट्रियल के मेजर एक्सक्लूजन ज़्यादा हैं, लेकिन इसमें एक्सटेंशंस भी अवेलेबल हैं। एक्सटेंशन डिपेंड करेंगे कंपनी टू कंपनी कि अपन क्या प्रोवाइड कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जैसे नोटिफिकेशन एक्सटेंशन क्लॉज है, एक्सटेंडेड क्लेम रिपोर्टिंग क्लॉज है, पॉल्यूशन कवर है, फूड एंड बीवरेज है, केयर कंट्रोल एंड कस्टडी एक्सटेंशन है, एक्ट ऑफ फैसिलिटी एक्सटेंशन है, एक्ट ऑफ गेट कवरेज है, कवर फॉर ट्रांसपोर्टेशन है। डिपेंड करेगा कंसर्न के प्रपोजल के ऊपर, क्योंकि केस टू केस बेसिस पर यह डिसाइड किया जाता है। तो ये पॉलिसी किसको जरूरत पड़ती है इसकी? नॉन इंडस्ट्रियल, जिसमें कि आउटपुट नहीं होता, मैन्युफैक्चरिंग नहीं होता, कोई प्रोडक्ट नहीं होता। ऐसा मतलब से कोई भी इंडिविजुअल ले सकता है, कोई फर्म ले सकती है, कोई ऑफिस ले सकता है, कोई एसोसिएशन ले सकती है, सिनेमा हाउस ले सकते हैं, हॉस्पिटल्स ले सकते हैं, एग्जीबिशन फेयर्स वगैरह में भी, एम्यूजमेंट पार्क वगैरह में भी ली जाती है। इसका प्रीमियम होता है ऑक्यूपेंसी बेस्ड, लिमिट ऑफ इंडेमनिटी बेस्ड, दैट इज एओवाई रेशो, और एड ऑन बेस। अब मैं आपको इसके कुछ एग्जांपल्स दे देता हूँ, जिससे आपको थोड़ा आइडिया हो कि लायबिलिटी इंश्योरेंस क्या चीज होती है। देखिए,
एक आपने बहुत पुराना एग्जाम्पल सुना होगा, उपहार सिनेमा ट्रेजेडी। ये 1997 में हुई थी। उपहार सिनेमा में या उपहार थिएटर में, जो कि ग्रीन पार्क दिल्ली में है, आप में से कोई दिल्ली के होंगे, जानते होंगे। बॉर्डर फिल्म रिलीज हुई थी वहाँ, 3 से 6 का शो था। वहाँ आग लग गई सिनेमा में, और ये इतनी तेजी से फैली कि 59 पीपल डाइड ड्यू टू सफोकेशन, दम घुटने से 59 लोगों की डेथ हो गई एंड 103 वर सीरियसली इंजर्ड। तो पब्लिक लायबिलिटी एक्ट के तहत इसमें 25 करोड़ का कंपनसेशन पे किया गया फॉर द रिलेटिव्स एंड फैमिलीज ऑफ द विक्टिम्स, जिनके डेथ हो गए उनके डिपेंडेंट्स को, और जिनकी इंजरी हुई उनके रिलेटिव्स को, खुद को भी 25 करोड़ का कंपनसेशन पे किया गया एज पर पब्लिक लायबिलिटी एक्ट। ये रियल इंसिडेंस है, दिल्ली का है, फ्राइडे 13 जून 1997 का। एक और रियल इंस्टांस मैं बता देता हूँ आपको। ये जयपुर का है, पब्लिक लायबिलिटी इंडस्ट्रियल लायबिलिटी का है। एसजीआई के कॉर्पोरेट ऑफिस के बिल्कुल एडजॉइनिंग बिल्डिंग में पीछे की साइड इंडियन ऑयल का जयपुर टर्मिनल था। उसमें उनके टैंकर्स भरे रहते थे, जिनमें कि पेट्रोल, डीजल वगैरह रहता है। उसमें एक में ब्लास्ट हुआ और उसकी फायर कंटिन्यूड फॉर 11 डेज। एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, इस तरीके से जितने उनके टैंकर्स थे वो सब एक एक करके धुंधु करके जल गए। 11 लोगों की डेथ हुई और कोई भी डिजास्टर मैनेजमेंट रिलीफ प्रोवाइड नहीं कर सका। किसी भी तरीके की टेक्नोलॉजी काम नहीं आई। एरिया में कर्फ्यू रहा, 11 लोगों की डेथ हो। पब्लिक लायबिलिटी एक्ट के तहत इसमें भी कंपनसेशन मिला। तो इस तरीके से ये पब्लिक लायबिलिटी, छोटे से छोटे और बड़े से बड़े कुछ भी तरीके के लॉसेज हो सकते हैं, दे आर ऑल कवर्ड एंड पेड। अब आप में से किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि लायबिलिटी इंश्योरेंस आपके लिए नया है। आपने शायद कुछ होंगे, ऐसे भी होंगे जिन्होंने पॉलिसी सेल की होगी, आइडिया भी होगा किसी को, किसी के पास ब्रोकर ने अप्रोच भी किया होगा। है आप में से कोई ऐसे जिन्होंने लायबिलिटी इंश्योरेंस की पॉलिसी सेल की है? एनीवन? ओके, चलिए, किसी का कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। नहीं है तो फिर आप अपना मेल आईडी चेक कीजिए। यू मस्ट हैव रिसीव्ड द टेस्ट पेपर। सिंपल टेस्ट क्वेश्चंस, सिर्फ आपसे सुपर की लायबिलिटी क्या है, क्यों है, 10 क्वेश्चंस आपको भेजे गए हैं, जस्ट टू चेक whether you have understood the product or not. टेस्ट पेपर रिसीव हो गया है? Anybody can confirm? Okay, please continue.